A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you part number 2 of modal verbs. तो आज हम part number 2 करेंगे. So let us start this particular session without any further delay. तो आज का हमारा फर्स्ट जो मॉडल वर्ब रहेगा वो रहेगा शुड. तो सबसे पहले हम शुड के बारे में देखते हैं क्या क्या इसके रूल्स है. रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, इनडायरेक्ट स्पीच. देखें, so according to grammar rule, when you change your direct speech into indirect speech, shall changes into should. तो आपका shall जो होता है वो should में चेंज हो जाता है. अब सेंटेंस को ध्यान से देखें. I said, comma inverted comma begins, I shall not do this work. तो देखें, अब जब आप ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, I said that, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया, आपने that यूज कर लिया कंजक्शन, एंड shall changes into should, और shall को आपने should में चेंज कर दिया. I said that I should not do that work, और this को किसमें चेंज कर दिया, that में कर दिया. So while changing direct into indirect speech, your shall changes into should. तो आपका shall जो होता है वो should में चेंज हो जाता है, राइट. नंबर 2 देख लेते हैं शुड का रूल. टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी. देखो, मॉरल ऑब्लिगेशन जो होता है मतलब जिन चीजों के लिए आप बाध्य होते हैं. मॉरल ड्यूटी मतलब आपका नैतिक जो कर्तव्य बनता है. सो इन दैट केस आल्सो वी यूज शुड. वहां पर भी हम क्या यूज कर लेते हैं, वहां पर हम शुड यूज कर लेते हैं. क्लियर. वन शुड लव वंस कंट्री. यहाँ पे हिज नहीं आएगा, वंस आएगा, क्योंकि वन अपने साथ पॉजेसिव केस वंस लेकर चलता है, तो वंस आएगा, राइट. तो यहाँ पर अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें, वन शुड लव वंस कंट्री, तो यहाँ पे शुड क्या चीज बता रहा है आपका, ये मॉरल ड्यूटी बता रहा है कि कोई भी इंसान को अपने देश की क्या करनी चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए. वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस. देखिए, ये अपना मॉरल ड्यूटी भी बनता है, मॉरल ऑब्लिगेशन भी है कि अगर हम कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उस प्रॉमिस को रखना चाहिए. तो यहाँ पर भी हम शुड यूज करेंगे. At the same time, we should respect our parents. Obvious सी बात है, ये हमारा moral duty बनता है कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो जब कभी आप moral duty या moral obligation की बात करते हैं, so in that case also we should use should. हमें उस केस में भी should ही यूज करना चाहिए, right? Number 3 देख लेते हैं. To express advice. Whenever you have to express advice, जब आपको एडवाइस देना होता है, इन दैट केस आल्सो वी शुड यूज शुड. हमें वहां पे शुड का ही यूज करना चाहिए. जैसे वी शुड नॉट हर्ट अदर्स फीलिंग. अब यहाँ पे देखो कि मीन क्या हुआ इस लाइन का, कि हमें दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए. यू शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन. एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, परहेज रखना. तो यहाँ पर हो गया यू शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन, यानी तुम्हें वाइन से दूर रहना चाहिए, उससे परहेज रखना चाहिए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए. सो इन दैट केस आल्सो वी यूज should. Whenever you express advice, in that case we also use should. वहां पे भी हम should का यूज करते हैं. Now rule number 4, and this is very interesting rule, so please have a look of this. इसका थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको. लेस्ट. देखो, लेस्ट जो होता है ये आपका एक नेगेटिव कंजक्शन है, राइट, जिसका जो मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो. पहली चीज तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ये नेगेटिव कंजक्शन है. नेगेटिव कंजक्शन है तो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव अगर होता है तो लेस्ट का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डबल नेगेटिव हो जाएगा अदरवाइज, राइट. तो देखो सेंटेंस को देखो, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. अब ये एक चीज हमेशा ये ध्यान में रखना कि लेस्ट आपका एक नेगेटिव कंजक्शन है और लेस्ट हमेशा अपने साथ शुड लेकर आता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. अब ये सेंटेंस को ध्यान से देखो, वर्क हार्ड मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ. अब इस तरह के सेंटेंस के अंदर जब आपका लेस्ट के साथ आप दो क्लोजेस को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर क्या है, शुड ही यूज करेंगे आप. वहां पर विल वुड कैन कुड ये यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप शुड ही यूज करेंगे क्योंकि लेस्ट अपने साथ शुड लेकर चलता है. अब दूसरा सेंटेंस को देखो आप, he ran so fast, बहुत तेजी से, he ran so fast lest he should, he ran so fast lest he should miss the train. कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्रेन को मिस कर दे. क्लियर. तो लेस्ट का जो मीनिंग होता है, लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि आप ये मिस कर दो, कहीं ना ऐसा ना हो कि ये हो जाए. तो उस केस में, राइट, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उस केस में हम लेस्ट यूज कर लेते हैं और लेस्ट हमेशा अपने साथ शुड लेकर चलता है. इज इट क्लियर. नाउ रूल नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं शुड के केस में,
देखिए, जब आप फॉर्मल नोटिस या इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब आप कोई भी फॉर्मल नोटिस या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वहां पर भी हम शुड का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। जनरली आपने कोई भी आपने कभी क्वेश्चन पेपर को देखा है तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी होती है कि कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो जब आप जनरल नोटिस या जनरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वहां पर भी हम शुड का यूज कर लेते हैं। देखिए, योर एप्लीकेशन शुड रीच here before this particular date. So generally if you apply for any particular post, तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है जॉब का, वहां पर ऑलरेडी लिखा होता है योर एप्लीकेशन शुड रीच। सो इट मींस इट हैज बीन गिवन एन इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दी गई है और इंस्ट्रक्शन बताने के लिए भी आप शुड का यूज कर लेते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे के सारे यूजेस शुड के थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट मॉडल वर्ब विच इज मस्ट। अब हम बात कर लेते हैं मस्ट का। देखिए, सबसे पहला यूज जो मस्ट का होता है वो क्या होता है? टू एक्सप्रेस कंपल्शन। जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कंपेल्ड होते हो, कंपल्शन होता है, आप बाध्य होते हो बहुत ज्यादा, या स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, मतलब कुछ ऐसी चीज जिसको आप, मतलब जिन चीजों के लिए आपका नैतिक मतलब कर्तव्य बनता है, लेकिन वो चीजें आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, आप उन चीजों के लिए कंपेल्ड हो, कंपल्शन है आपके लिए, वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, तब आप मस्ट यूज करेंगे। जैसे द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। अब पेशेंट जो है ना वो शुड से काम नहीं लगा सकता है, क्योंकि पेशेंट के लिए मेडिसिन लेना क्या है, उसके लिए कंपल्शन है, उसका ऑब्लिगेशन है, वो उसको करना ही होगा, तो यहाँ पे मस्ट आएगा आपका। सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस। अब सोल्जर्स जो होते हैं वो बिना किसी मतलब क्या है क्वेश्चंस के, जिनको जो ऑर्डर्स मिलते हैं उनको वो फॉलो करते हैं। तो जब आप बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की तो वहां पर मस्ट यूज करेंगे, शुड यूज नहीं होगा। कार मस्ट नॉट बी पार्क्ड। देखो यहाँ पे मस्ट नॉट बी पार्क, जब आपने स्ट्रॉन्ग मतलब क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी बात को बोला है कि यहाँ पे कार पार्क नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। कार मस्ट नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट। जब आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग शुड वी हैव टू यूज मस्ट, हमें वहां पे मस्ट यूज करना पड़ेगा। नाउ द सेकंड रूल ऑफ मस्ट इज टू एक्सप्रेस फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। मतलब कोई भी फिक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब किसी भी चीज के लिए, मतलब जब आप डिटरमाइंड होते हैं, कोई चीज ऑलरेडी फिक्स्ड है और उस चीज के लिए मतलब दृढ़ निश्चय बना चुके हैं, तो वहां पर भी आपको क्या करना चाहिए, वहां पर आपको मस्ट यूज करना चाहिए। मान लो वन कैंडिडेट है या मेरा ब्रदर, वो कहता है मुझे इंटरव्यू फेस नहीं करना है, मैं उसको बोलता हूँ यू मस्ट फेस एन इंटरव्यू, कि तुम्हें तो फेस करना ही चाहिए भाई, मतलब तुम्हें इंटरव्यू फेस करना ही चाहिए। अब मेरा जो इमोशन है स्ट्रॉन्ग है, शुड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है। जब आप फिक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर भी हम मस्ट यूज कर लेते हैं। यू मस्ट सिक्योर गुड मार्क्स इन वी मस्ट सिक्योर गुड मार्क्स इन आवर फाइनल एग्जामिनेशन। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये स्टूडेंट की तरफ से फिक्स डिटर्मिनेशन है, स्टूडेंट ने इस बात को डिटरमाइन कर रखा है कि हमें इस फाइनल जो एग्जाम से उसमें अच्छा स्कोर करना है तो करना है। जब आप फिक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर भी हम मस्ट यूज करते हैं। एट द सेम टाइम टू एक्सप्रेस ड्यूटी, देखो जब आप मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं तो वहां पे शुड यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात करते हो, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी की बात करते हैं, तो वहां पर हम मस्ट यूज करते हैं। जैसे अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। अब सोल्जर क्या होता है, वो उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा ऑब्लाइज्ड होता है। अ सोल्जर हैज टू फॉलो दिस ऑल थिंग्स सीरियसली। अ सोल्जर जो होता है उसका ये मॉरल ऑब्लिगेशन तो है, मॉरल ऑब्लिगेशन तो सभी का है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है एक सोल्जर के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे मस्ट यूज कर लिया। अ जज मस्ट बी अपराइट। अब अपराइट का जो मीनिंग है ऑनेस्ट, मतलब यहाँ पे एक जज को क्या है, ऑनेस्ट होना चाहिए। अब ये एडवाइस नहीं है, बल्कि एक कंपल्शन है जज के लिए कि उसको ऑनेस्ट होना चाहिए। तो जब आप एक्सप्रेस करते हो अपनी ड्यूटी को, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग शुड वी शुड यूज मस्ट इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, तो हमें मस्ट यूज करना चाहिए वहां पर। रूल नंबर 4 देख लेते हैं, टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है जब किसी भी चीज के लिए आप क्या होते हो, श्योर होते हैं, तो वहां पर भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो। अब मैंने इंस्ट्रक्शन दी अपने ब्रदर को, अपने स्टूडेंट्स को कहा कि भाई ये काम है, सुन लो, ये जो वर्क है ना कल तक खत्म हो जाना चाहिए। यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, ये काम कल तक खत्म हो जाना चाहिए। सर्टेनिटी की जब आप बात करते हैं तो वहां पर भी आप क्या यूज कर लेते हैं, मस्ट यूज कर लेते हैं।
योर फादर मस्ट बी नियरली 70 नाउ। जब आप श्योरिटी के साथ कोई बात बोलते हो, मैं बोलता हूं कि तुम्हारे फादर 70 के आसपास के होने चाहिए, मतलब 70 के आसपास के होने चाहिए। तो जब आप श्योरिटी के साथ कोई चीज को बोले तो वहां पर मस्ट यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ रूल नंबर 5 इज टू एक्सप्रेस इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स माय डियर स्टूडेंट समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और इग्नोर्ड। वो सारी चीजें जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हम मस्ट यूज करते हैं, ना कि शुड। जैसे वी मस्ट ऑल डाई, तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, एक कड़वा सच है, बिटर ट्रूथ है। वी ऑल हैव टू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ओके, डेथ इज बिटर एंड इट विल श्योरली कम। डेथ जो है वो बिटर है, लेकिन ये हमेशा आएगी आएगी, हर एक इंसान को मरना है। वी मस्ट ऑल डाई, तो ये इनएविटेबल है, मतलब जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी चीजें जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो वहां पर हम मस्ट यूज करेंगे। एट द सेम टाइम वी वांट टू कीप, इफ वी वांट टू कीप आवरसेल्फ फिट, वी मस्ट गेट अप अर्ली। ऑब्वियस सी बात, अगर आपने आपको हेल्दी रखना है, फिट रखना है, तो हमें सुबह उठना ही चाहिए। इनएविटेबल है, बिना सुबह उठे आप अपने आप को हेल्दी नहीं रख सकते, ये कंपल्शन होता है एक तरह से आपके लिए, इनएविटेबल होती है चीजें। तो जब कभी आप इनएविटेबल चीजों की बात करते हैं, इनएविटेबल मींस व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड और अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो वहां पर हम मस्ट का यूज कर लेते हैं। क्लियर? So this is in case of must. Now let's move on to a next modal verb which is use of used to. अब देखो माय डियर स्टूडेंट, हम यूज टू की बात कर रहे हैं, ये एक मॉडल वर्ब है। देखिए यूज टू कब यूज कर लेते हैं आप? टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट और एक्शन। जब आप बात करते हैं पास्ट हैबिट और एक्शन की बात करते हैं, ठीक है, पास्ट रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं, कोई भी ऐसी हैबिट जो पास्ट में आप उसको क्या करते थे, उसको फॉलो करते थे, पास्ट रिपीटेड एक्शन की जब बात करते हैं, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं यूज टू। जैसे ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब वो क्या करता था, वो सुबह वॉक किया करता था, सुबह ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन द व्हील इन द आफ्टरनून। और गांधी जी क्या करते थे? स्पिन द व्हील, ओके, स्पिन द व्हील इन द आफ्टरनून, मतलब क्या करते थे गांधी जी? चरखा काटते थे। यूज टू, देखो यूज टू, और उसके बाद आपने V1 यूज किया है। तो जब कभी भी आप पास्ट रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं यूज टू, और यूज टू के बाद आप V1 यूज करते हैं, V1 यूज टू के बाद आप V1 यूज करते हैं। नंबर 2 अगर मैं बात करता हूं, टू एक्सप्रेस डिसकंटिन्यूड हैबिट। डिसकंटिन्यूड का मतलब जो चीज आपने छोड़ दी हो, मतलब जो चीज आप पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हो। जैसे आई यूज टू ड्रिंक बियर बट नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, मतलब वो पहले क्या करता था, वो पहले बियर पीता था, लेकिन अब क्या करता है, अब तो वाइन पीता है। तो यानी वो ही यूज टू ड्रिंक बियर, नाउ ही ड्रिंक्स वाइन। जैसे मैं बोलता हूं आई यूज टू प्ले क्रिकेट बट नाउ आई प्ले हॉकी, तो मैंने क्या बोला? आई यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं पहले क्रिकेट खेलता था, बट नाउ आई प्ले हॉकी, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ? हॉकी खेलता हूँ, राइट। तो जब कभी आप पास्ट रिपीटेड एक्शन या डिसकंटिन्यूड हैबिट की बात करते हैं, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज टू। वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, जब आप पास्ट रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं या डिसकंटिन्यूड हैबिट की बात करते हैं, तो वहां पर हम यूज टू के बाद V1 यूज कर लेते हैं। लेकिन एक रूल और होता है, बी यूज टू, बी प्लस यूज्ड टू, और उसके बाद हमेशा आप जीरेंड यूज करते हैं, V1 प्लस ING यूज कर लेते हैं, या तो कोई नाउन आ जाता है या कोई प्रोनाउन आ जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, देखो यूज टू तो क्या होता है, पास्ट रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं, और उसके बाद वो V1 ले लेता है अपने साथ। लेकिन जब कभी आप कोई एडिक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है जब आप किसी लत की बात करते हो, कोई भी एडिक्शन की बात करते हैं, तो उस केस में आप स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बी यूज टू प्लस V1 प्लस ING। जब आप एडिक्शन की बात करेंगे, तो एडिक्शन के केस में आप क्या यूज करेंगे? बी यूज टू यूज करेंगे। प्रेजेंट में यूज टू का जो फॉर्म होता है बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है इज MR होता है, पास्ट फॉर्म वॉज वर होता है, राइट। अब मैं सेंटेंस बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो मैं बोलूंगा आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो ये मेरी पास्ट रिपीटेड एक्शन हो गया, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। तो इसके बाद तो मैंने देखो V1 यूज किया, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। लेकिन जब मैं एडिक्शन की बात करूंगा, तो वहां पर मैं क्या बोलूंगा? वहां पर मैं बोलूंगा बी यूज टू। जैसे मैं बोलूंगा आई वॉज यूज टू टेकिंग वाइन, I was used to taking wine.
अब यहाँ पर देखो मैंने बोला आई वॉज यूज टू टेकिंग वाई, तो यहाँ पे मैंने बी प्लस, देखो बी का पास्ट फॉर्म होता वॉज, और उसके बाद यूज टू के बाद देखो टेकिंग, मैंने टेक के साथ यानी आईएनजी लगा दिया, तो टेकिंग आपका जीरेंट बन गया। V1 प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह काम करता है तो क्या हो जाएगा आपका, वो जीरेंट हो जाएगा। आई वॉज यूज टू टेकिंग वाइन, तो यहाँ पर आप जो आई वॉज यूज टू टेकिंग वाइन, तो यहाँ पर आपने क्यों यूज टू के बाद आपने V1 प्लस आईएनजी यूज किया है, क्योंकि आप यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हैं, आप एडिक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब कभी आप एडिक्शन की बात करते हैं तो वहां पर बी यूज टू फॉलो करते हैं और उसके बाद V1 प्लस आईएनजी लगाते हैं। लेकिन जब आप रिपीटेड एक्शन की बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ हम यूज टू के बाद V1 यूज करेंगे। क्लियर? आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब बात कर रहे थे नीड एंड डियर। देखिए नीड एंड डियर, so these are called as semi modal verbs, इनको हम semi modal verbs बोल देते हैं। my dear student, नीड और डेयर को आप एज ए मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। जब नीड और डेयर को आप एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो नीड और डेयर सिर्फ दो ही तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है। सेंटेंस नंबर 1 कि आपका जो नीड और डेयर अगर आप उसको एज ए मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो ये दो ही तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है। पहला सेंटेंस तो क्या होगा आपका, नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरा सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होना चाहिए। यानी जब आप नीड और डेयर को एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो ये दो ही तरह के सेंटेंस में यूज होता है। कौन सा, या तो सेंटेंस आपका नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव होना चाहिए, तब आप नीड को एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं। राइट? अब जैसे मैं बात करता हूं नीड एज ए मेन वर्ब, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने नीड को एज ए मॉडल वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब की तरह यूज किया। देखिए ही नीड्स माय हेल्प, ही नीड्स माय हेल्प, या नीड के साथ हमने एस लगा दिया। ही डज नॉट नीड माय हेल्प, तो यहाँ पर भी नीड को मैंने एज अ मॉडल वर्ब नहीं बल्कि एज अ मेन वर्ब यूज किया है। ही डज नॉट नीड माय हेल्प, देखो नीड और डेयर को आप एज ए मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज अ मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। लेकिन जब नीड और डेयर को आप एज ए मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो ये दो ही तरह के सेंटेंस में यूज होता है। एक तो सेंटेंस आपका नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो नीड को पहले एग्जांपल में हमने नीड को एज अ मेन वर्ब यूज किया है और मेन वर्ब के साथ आप एस भी लगा सकते हैं। ही नीड्स माय हेल्प, ठीक है। ही डज नॉट नीड माय हेल्प, तो ये भी ठीक है। लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर देखेंगे आप, दूसरा एग्जांपल देखेंगे, रूल नंबर 2। अब नीड एज ए मॉडल वर्ब, देखो ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर। एज आई टोल्ड यू, जब नीड को आप एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। तो देखो नीड के बाद मैंने नॉट लगा दिया, यहाँ पे नीड यहाँ पे एज अ मॉडल वर्ब यूज हुआ है और उसके बाद आपने नॉट लगा दिया। माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे कुछ चीजें और ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब आप नीड को एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस किसमें होता है, नेगेटिव में होता है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब नीड को आप एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो नीड नॉट बोल दिया आपने, उसके बाद आप सीधा V1 यूज करते हैं, टू नहीं यूज करते। लेकिन जनरली यहाँ पे टू लगाकर एरर दिया जाता है। जब नीड को आप ऐसे मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव यूज कर लेते हैं। तो जब नीड को आप ऐसे मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो वो अपने साथ टू लेकर नहीं आता है। जैसे मैं इस सेंटेंस को बोलता आई नीड नॉट टू गो देयर, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। राइट? टू नहीं आता है जब नीड को आप एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया, नीड शी गो देयर। अब नीड को ऐसा हमने इंटेरोगेटिव यूज किया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया एज ए मॉडल वर्ब। तो नीड को हम एज ए मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि नीड को हम आगे कैसे ले आए। देखिए जब आप बोलते हो कैन कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, तो ये कैन क्या है, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है, एक तरह से मॉडल वर्ब भी है, तो इसको आगे ले आए। जब कैन आगे आ सकता है तो नीड भी आगे आ सकता है ना। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट मी ब्रीफ इट वन मोर टाइम फॉर यू। देखिए जब नीड को आप एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो ये दो ही तरह के सेंटेंस में यूज होता है। पहला आपका नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, दूसरा आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव होना चाहिए। नंबर 2, जब नीड को आप एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो ये अपने साथ टू लेकर नहीं आता है। अगर आप टू यूज करेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। क्लियर? तो ये नीड का यूज था। सिमिलर गोस विद देयर, देयर के केस में भी हम ऐसे यूज करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल में देयर है, देयर हमने एज अ मेन वर्ब यूज किया है। ही डेयर्स टू गो, देखो हमने जब मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो अपने साथ एस ले लेगा। ही डेयर्स टू गो, ठीक है। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, बिल्कुल यहाँ पर भी डेयर हमने एज अ मेन वर्ब यूज किया। ऊपर वाले सेंटेंस में भी हमने डेयर को एज अ मेन वर्ब ही यूज किया है। राइट? नाउ एज आई टोल्ड यू, जब देयर को आप एज अ मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो वो भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज होगा। जैसे he dare not oppose his father,
he dare not oppose his father, देखो यहाँ पे dare not, तो आप you must be thinking he dare, यहाँ पे dares क्यों यूज नहीं किया, देखो मैंने इस सेंटेंस में किया है he dare not, he dare not, मैंने dares क्यों नहीं किया, अगर आप सेंटेंस को देखो तो he dares, यहाँ तो मैंने dares यूज किया है, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे डेयर यूज किया है। माय डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 1 में मैंने जो डेयर है वो एज अ मेन वर्ब यूज किया है, और थर्ड पर्सन के साथ आप एस लगाते हैं थर्ड पर्सन के केस में, तो यहाँ पे डेयर्स बना दिया, क्योंकि यहाँ पर पहले रूल के अंदर हमने डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज किया है, और मेन वर्ब अपने साथ एस ले लेता है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आप देखो ध्यान से, ही डेयर नॉट, सेकेंड सेंटेंस में डेयर एज ए मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के केस में आप एस यूज नहीं करते हैं, सो ही डेयर नॉट, पहली बात तो ये हो गया। और जब आप डेयर को एज ए मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो वो भी अपने साथ टू लेकर नहीं आएगा, एज वी फॉलो द सेम स्ट्रक्चर इन केस ऑफ नीड, नीड में भी यही स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया था, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, सिमिलर डेयर ही अपोज हिज फादर, तो यहाँ पर डेयर देखो हम आगे ले आए, क्योंकि डेयर क्या एज ए मॉडल वर्ब यूज किया है, और इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे, राइट। सो इन शॉर्ट माय डियर स्टूडेंट, जब आप नीड और डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो वो अपने साथ एस वगैरह ले लेता है, वो अपने साथ टू भी लेकर आता है, लेकिन जब आप नीड और डेयर को आप एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो हम इनको दो ही तरह के सेंटेंस में यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 इट शुड बी नेगेटिव, सेंटेंस नंबर 2 इट शुड बी इंटरोगेटिव। नंबर 2, व्हेन वी यूज नीड एंड डेयर एज ए मॉडल वर्ब तो हम टू भी यूज नहीं करते उन सेंटेंसेस के अंदर, क्लियर। सो दिस इज इन केस ऑफ नीड एंड डेयर। नाउ इन केस ऑफ हैड बेटर, देखें हैड बेटर क्या होता है, देखो जब आप किसी को बहुत ही एक पोलाइट एडवाइस देते हो किसी को, तो वहां पे हम यूज करते हैं शुड, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। जब आप किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं मस्ट। लेकिन जब आप सामने वाले को एक थ्रेटन करते हो, वार्निंग करते हो, जब सामने वाले को आप धमकाते हो, थ्रेटन करते हो, वार्निंग करते हो, आपका मतलब एडवाइस तो है, उस एडवाइस में पोलाइटनेस नहीं बल्कि थ्रेटन है, तो वहां पर हम यूज करते हैं हैड बेटर। क्या यूज करते हैं, हैड बेटर, जिसका मतलब होता है तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, तुम्हारी भलाई इसी में है, इस तरह के जो एक्सप्रेशन आप देना चाहते हैं तो हैड बेटर से दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं वार्निंग और थ्रेटन के लिए हम यूज कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस यू हैड बेटर स्टडी हार्ड, तो मैंने सामने वाले को बोला तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम स्टडी कर लो, तो सामने वाले को मैंने क्या किया, मैंने थ्रेटन किया है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। जनरली माय डियर स्टूडेंट, हैड बेटर अपने साथ टू लेकर नहीं आता है, तो अगर जनरली आप यहाँ पर एरर पाते हैं, हैड बेटर के साथ टू लगा देते हैं विच इज इनकरेक्ट, तो हैड बेटर अपने साथ V1 लेकर आता है, टू लेकर नहीं आता है। यू हैड बेटर स्टडी हार्ड का मतलब हुआ तुम्हारी भलाई इसी में है, या तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम स्टडी करो, और हैड बेटर अपने साथ टू लेकर नहीं आता है। ये रूल नंबर 1 हो गया आपका। अब रूल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ये नेगेटिव सेंटेंस विद हैड बेटर, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो जनरली माय डियर स्टूडेंट हैड बेटर एक पूरा का पूरा एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, यहाँ पे नॉट लगाते हैं, जैसे यू हैड बेटर नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना टाइम खराब मत करो। अब जनरली एरर देने वाला क्या करता है, हैड के बाद नॉट लगा देता है विच इज इनकरेक्ट, हैड बेटर के बाद नॉट लगना चाहिए ना कि हैड नॉट, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, हैड बेटर का जो यूज होता है तब हम जब सामने वाले को थ्रेटन करते हो, वार्न करते हो, तो उस केस में आप यूज करते हैं हैड बेटर, जिसका लिटरल मीनिंग होता है तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, तो उस तरह के एक्सप्रेशन में हम हैड बेटर यूज कर लेते हैं, राइट। Now this is in case of had better. Now let's move on to a next model verb which is have to, had to और will have to. My dear student, जब आप present compulsion की बात करते हैं, जब present compulsion की बात करते हैं, present की मजबूरी बताते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, या तो have to यूज कर लेंगे, has to यूज कर लेंगे। अब have किसके साथ यूज करेंगे, जैसे I, you, they, we, अब प्लूरल सब्जेक्ट जो होंगे उनके साथ हाउ टू यूज करेंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे मान लो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उस केस में हम हैज टू यूज कर लेते हैं, और उसके बाद हमेशा V1 यूज करेंगे। जैसे मैं बोलता हूं आई हैव टू अर्न मनी फॉर सर्वाइवल, तो यहाँ पर देखो हैव टू मतलब यहाँ पे क्या हो गया, करना पड़ता है, यानी आई हैव टू अर्न मनी फॉर सर्वाइवल, मुझे पैसा कमाना पड़ता है फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए, तो यहाँ पर हैव टू ने क्या बताया, प्रेजेंट कंपल्शन बताया। शी हैज टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग,
उसे सुबह उठना पड़ता है। तो यहाँ पे हैज टू क्या बता रहा है, उसका प्रेजेंट कंपल्शन बता रहा है कि उसको सुबह उठना पड़ता है। तो जब कभी आप प्रेजेंट कंपल्शन बताते हैं या तो आप हैव टू के साथ बताएंगे या हैज टू के साथ, राइट। तो उस केस में हम हैज टू या हैव टू यूज कर लेते हैं। नाउ इन केस ऑफ पास्ट कंपल्शन, हैज टू या हैव टू चेंजेस इनटू हैड टू। अगर पास्ट का कोई कंपल्शन है, पास्ट की कोई मतलब मजबूरी है, तो उसको बताने के लिए आप हैड टू का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं राम हैड टू गो देयर इन ऑर्डर टू अटेंड मीटिंग, यानी राम को वहां जाना पड़ा, राम को वहां जाना पड़ा, हैड टू, यानी ये मजबूरी बता रहा है, पास्ट कंपल्शन बता रहा है कि राम को वहां जाना पड़ा इन ऑर्डर टू अटेंड मीटिंग, किस पर्पज से, मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो जब आप हैड टू की बात करते हैं तो हैड टू आपका पास्ट कंपल्शन बता रहा है, राइट। दे हैड टू पोस्टपोन देयर प्लान ड्यू टू हैवी रेन, और उनको क्या करना पड़ा, अपना प्लान पोस्टपोन करना पड़ा ड्यू टू हैवी रेन, क्योंकि बहुत भारी बरसात की वजह से। अब यहाँ पे हैड टू क्या बता रहा है, पास्ट कंपल्शन बता रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट, जब प्रेजेंट कंपल्शन की बात करते हैं तो हैज टू या हैव टू यूज कर लेते हैं, और पास्ट कंपल्शन की बात करते हैं तो उसके बाद उसके लिए हम हैड टू यूज कर लेते हैं। ना फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो फ्यूचर में आप विल हैव टू यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, विल हैव टू, करना होगा, करना पड़ेगा, तो वो सेंस आप विल हैव टू से बोलते हैं। जैसे बोलता हूं ही विल हैव टू वर्क हार्ड टू क्रैक दिस एग्जाम, यानी उसको मेहनत करनी पड़ेगी, विल हैव टू वर्क हार्ड, मतलब उसको मेहनत करनी पड़ेगी टू क्रैक दिस एग्जाम, इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो जब आप फ्यूचर कंपल्शन बताते हैं तो विल हैव टू यूज करेंगे। शी विल हैव टू अटेंड द फंक्शन, उसको फंक्शन अटेंड करना ही पड़ेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, देखिए प्रेजेंट कंपल्शन में आप हैज टू या हैव टू यूज कर लेते हैं, पास्ट कंपल्शन में आप हैड टू यूज कर लेते हैं, और फ्यूचर कंपल्शन में आप विल हैव टू यूज कर लेते हैं। चाहे आप हैज टू यूज करें, हैव टू यूज करें, हैड टू यूज करें या विल हैव टू यूज करें, उसके बाद हमेशा आप V1 ही यूज करते हैं। क्लियर? सो दिस इज इन केस ऑफ प्रेजेंट कंपल्शन, पास्ट कंपल्शन एंड फ्यूचर कंपल्शन। So this is all about from my side, dear student. I truly believe you have understood this particular concept. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another topic. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.